प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में बजट के बारे में अध्ययन करेंगे कि बजट क्या है और बजट निर्माण की क्या प्रक्रिया है। बजट के जैसे हम सभी जानते हैं कि केंद्रीय बजट 2017-18 में वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा 10 मुख्य बिंदुओं को शामिल किया गया था, जिसमें किसानों एवं ग्रामीण आबादी को अधिक महत्व दिया गया था। इसके अलावा इसमें गरीबियों एवं वंचितों के लिए आवश्यक सुरक्षा संजाल को भी शामिल किया गया था। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि बजट में किसानों की आय को 5 वर्षों में दुगना करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की गई थी। इस लेक्चर के माध्यम से हम ये देखेंगे कि किसानों और ग्रामीण जनता से संबंधित मुख्य कौन-कौन से बजटों का प्रावधान रखा गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है हमारी। भारत की 75% जनता ग्रामों में निवास करती है। आगामी 5 वर्षों में किसानों की आय दुगनी करने के लिए ये गणना करना आवश्यक है कि किस वित्तीय वर्ष को इसके तहत आधार वर्ष के रूप में तय किया जाएगा तथा आधार वर्ष के रूप में तय किए जाने वाले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई न्यूनतम आय को आधार बनाया जाएगा अथवा वास्तविक आय को। इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले हम वित्तीय वर्ष 2015-16 में किसानों की आय के स्तर के विषय में सटीक जानकारी हमें होनी चाहिए ताकि आगामी 5 वर्षों में किसानों की आय दुगनी करने के स्वप्न को साकार करने हेतु एक उचित आधार वर्ष का चयन किया जा सके। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मोदी सरकार के शुरुआती 3 वर्षों में वास्तविक रूप में कृषि की औसत जीडीपी विकास दर 1.7% के स्तर पर विद्यमान रही है। स्पष्ट है कि विकास दर के आधार पर अगले 5 वर्षों में किसानों की आय में अप्रत्याशित वृद्धि करना असंभव प्रतीत होता है। भारतीय कृषि जो है, क्योंकि ये एक मौसम आधारित कृषि है। भारत में जो कृषि के जो सिंचाई व्यवस्था है वो टोटली वर्षा पर निर्भर करती है, जिसके के लिए हम कोई भी ईयर को एक आधार वर्ष मानना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब बजट में ये प्रश्न उठता है कि क्या बजट में जो लक्ष्य उल्लेखित किए जाते हैं, क्या हम सारे जो लक्ष्य हैं उनको पूरा कर पाते हैं? यदि कर पाते हैं तो वो कैसे कर पाएंगे? जैसे बजट का अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि केंद्रीय बजट के अंतर्गत सेंट्रल बजट जो आता है उसमें कृषि, खाद्य तथा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित विभागों को आवंटित की जाने वाली धनराशि का एक बहुत बड़ा भाग खाद्य सब्सिडी तथा मनरेगा पर, जिसमें कि 1,45,339 रुपए तथा मनरेगा में 48,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। और ये दोनों ही जो घटक हैं, कंपोनेंट जो हैं, वो देश की गरीब आबादी के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक कार्यक्रम है। गौरतलब बात यह है कि कृषि के व्यय का एक बड़ा हिस्सा उर्वरक सब्सिडी यानी कि 70,000 करोड़ रुपए, ऋण यानी कि 15,000 करोड़ रुपए तथा फसल बीमा 9,000 करोड़ रुपए के रूप में खर्च होता है, यानी कुल मिलाकर 94,000 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है। इसके विपरीत बजट में आवंटित की जाने वाली धनराशि के अंतर्गत कृषि क्षेत्र से संबंधित कुछ विशेष योजनाओं को भी शामिल किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा कृषि क्षेत्र में विस्तार हेतु कुछ अन्य उप मिशनों के साथ साथ कृषि क्षेत्र में शिक्षा तथा शोध को बढ़ावा देने हेतु तकरीबन 38,903 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय बजट के अंतर्गत तकरीबन 88% धनराशि का आवंटन
केवल सुरक्षा घटकों तथा कृषि सब्सिडी के तहत प्रदान किया जाता है। बचा हुआ यानी कि 12% धन जो है वो कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में खर्च किया जाता है। ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उठता है कि किस आधार पर देश के नीति निर्माता कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देने और सतत विकास के आधार पर कृषि के क्षेत्र में प्रगति के मुद्दे को बल प्रदान करते हुए आगामी 5 वर्षों में किसानों की आय को वर्तमान के स्तर से बढ़ाकर दुगना करने पर विचार कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मेरा बताने का प्रयोजन ये था कि जहां हम समझते हैं कि सरकार कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही है, जबकि हम देखें तो हमारे कुल बजट का मात्र 12% जो है वो कृषि पर खर्च होता है, कृषि उत्पादन पर खर्च होता है। बाकी जो 88% है वो उर्वरक सब्सिडी और सुरक्षा के उपायों पर खर्च होता है। हालांकि इस बजट में प्रतिवर्ष कृषि की दर में तकरीबन 4% की स्थायी वृद्धि करने हेतु नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से सार्वजनिक निवेश के विकल्प पर विशेष बल दिया गया है। परंतु बजट में शामिल उक्त निवेश बढ़ाने वाली योजनाओं के साथ साथ पहल के साथ साथ अन्य मध्यम तथा वृहद सिंचाई परियोजनाएं 20,000 करोड़ रुपए, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना 5,000 करोड़ रुपए तथा एक डेयरी प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा कोष डेयरी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पस 8,000 करोड़ रुपए को क्रियान्वित करने के बावजूद इस क्षेत्र की मौलिक तस्वीर में कोई भी विशेष परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो बजट है वो वास्तव में क्या है कि जो ठीक है, हमारा जो पैसा है या गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है, लेकिन नाबार्ड बैंक के द्वारा दी जाने वाली है, पर लेकिन शायद इसके लिए आवश्यक है कि किस तरह से जो एग्रीकल्चर जो इंस्ट्रूमेंट हैं या किसानों के लिए जो या तो जो बेसिक मूल्य है उसको निर्धारण वो बढ़ाया जाए ताकि उनको जो समर्थित मूल्य है वो आसानी से प्राप्त हो सके। सब्सिडी तथा मनरेगा जैसे कार्यक्रमों विशेषकर मनरेगा को संसाधन का अधिक खपत करने वाला साधन समझा जाता है। वास्तव में इनका जो पालन है वो अक्षमता तथा भ्रष्टाचार से ग्रसित है। ये हम सभी जानते हैं कि मनरेगा में जितना बजट दिया गया है लेकिन उसका कितना फीसदी सही तरीके से उपयोग में आता है। यही कारण है कि उक्त सब्सिडी तथा मनरेगा के तहत संसाधनों का बहुत अधिक दुष्प्रयोग होने लगा है और दुर्भाग्य से इस बजट के अंतर्गत भी उक्त सभी समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक उपायों की उपेक्षा की गई है। वित्तीय वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2014-15 में जो जीडीपी में कृषि क्षेत्र में वास्तविक पूंजी निर्माण में क्रमशः 18.3% तथा 16.2% तक की गिरावट दर्ज की गई थी, परंतु न तो बजट में और न ही आर्थिक सर्वेक्षण में इस दिशा में कोई विशेष पहल की गई है। ध्यान देने योग्य बात है कि 2017-18 में कृषि क्षेत्र में 10 लाख तक के ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने से इस समस्या का कोई स्थायी हल निकलना संभव नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि इस समस्त राशि का जो तकरीबन 80% हिस्सा तो केवल फसल ऋणों को चुकता करने में ही व्यय हो जाएगा। मात्र 20% हिस्से को कृषि क्षेत्र में निवेश हेतु प्रयोग किया जा सकेगा। हम सभी जानते हैं कि आज भी भारत की कृषि नीति अभी भी दान आधारित तथा उपभोक्ता समर्थक नीति बनी हुई है और ये बात है कि देश के किसान को अभी भी सरकार से बहुत अधिक उम्मीदें बनी हुई हैं। उक्त विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है यदि सरकार का कृषि की ओर यही रुख रहा तो वह समय दूर नहीं जब धीरे धीरे कृषि अपना दम तोड़ देगी। इसके लिए सरकार को इस क्षेत्र में आवश्यक सुधार करने हेतु कुछ विशेष प्रभावकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए बेहतर लक्ष्यों को निर्धारित करने के साथ साथ सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने हेतु आवश्यक है कि कृषि क्षेत्र में निवेश को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि यदि खाद्य सामग्री तथा उर्वरक सब्सिडी को सीधे
डायरेक्टली लाभ से जोड़ दिया जाए तो जो 50,000 करोड़ रुपए का जो इसमें क्षति होती है, जो छींचत कहते हैं जिसको कि रिसाव कहा जा सकता है, वो रोका जा सकता है। यदि इस धनराशि को कृषि बाजारों, सिंचाई, कृषि से संबंधित शोध कार्यों इत्यादि में निवेश किया जा सकता है। निवेश की गई इस धनराशि के बलबूते पर न केवल बड़ी लंबी एक समय के लिए खाद्य सुरक्षा को निश्चित किया जा सकता है, किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु कुछ बेहतर विकल्प भी तैयार किए जा सकते हैं। इसलिए ये आशा की जा सकती है कि सरकार बजट में तो किसानों के लिए कुछ नहीं कर पाई, लेकिन कुछ राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा जो कृषि आधारित जो रिसर्च की गई है उसको सरकार द्वारा अपनाया जाना चाहिए। धन्यवाद। हेलो माय किड।